अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़खरुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डे न्यूज़ के दूसरे प्रोग्राम के साथ। आज हम बात करेंगे एक तारीख़ी वाक़ये के हवाले से जो 17 अगस्त 1988 को पेश आया था भावलपुर में। पाकिस्तान के साबिक़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक और इसी तरह से पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के खामोश मुजाहिद जो जनरल अख्तर अब्दुल रहमान, जिन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया था सोवियत यूनियन यानी रूसी अफवाज की अफ़गानिस्तान में पसपाई शिकस्त के हवाले से। ये दोनों लोग जो थे इस फ़िज़ाई हादसे में 31 अफराद के साथ, जिसमें अमरीकी सफ़ीर और अमेरिका के डिफेंस अटैशी भी थे, ये शहीद हो गए थे। और यकीनन ये एक साजिश थी और कत्ल का मंसूबा था जिसको अमनी जामा जो था वो पहनाया गया। तो आज मैं इस वाक़ये के हवाले से इससे ज़िक्र कर रहा हूँ कि एक तो इसकी एनिवर्सरी है। जनरल ज़ियाउल हक के बेटे इजाज़ुल हक जो हैं वो इस वक्त सियासतदान हैं और सियासत में भरपूर हिस्सा वो ले रहे हैं कई सालों से। लेकिन इस वाक़ये की जो इम्पोर्टेंस है वो जो रेजिम चेंज के हवाले से कंटेक्स्ट में बड़ी अहमियत की हामिल है। अमेरिका और उसके इत्तेहादी यानी कि मगरबी ममालिक जो नेटो फोर्सेस थी, उनका मकसद उस वक़्त के सोवियत यूनियन को अरेबियन सी में आने से रोकना था। यानी अफ़गानिस्तान में रूसी अफवाज के आने का मकसद ये था कि उनका अगला टारगेट पाकिस्तान था। और जनरल ज़ियाउल हक ने उस वक़्त ये मंसूबा बनाया था कि किसी सूरत जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो रूस का हमला जो था वो उसको कामयाब होने दिया जाए, उसके कब्ज़े को वहाँ पर जमने दिया जाए। तो पाकिस्तान ने पहले से ही हिकमत अमली बना ली थी और बाद में अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने इसको अपना कॉमन टारगेट बना लिया था और इसलिए पाकिस्तान उस वक़्त फ्रंट लाइन स्टेट का दर्जा हासिल कर चुका था। यानी कि उस वक़्त जो जिहाद था उसको बाकायदा मगरबी ममालिक और अमेरिका समेत सब ने प्रमोट किया। और उसके बाद जब 9/11 हुआ था तो इसी जिहाद को, इसी इस्लाम को वही मगरबी मीडिया जो था वो जिसने 80 की दहाई में जो है इसको प्रमोट किया था, इसके ऊपर क्या क्या आर्टिकल्स लिखे गए थे, बहुत कुछ उन्होंने इसके हवाले से कहा था। और फिर यकदम इसको इंतहा पसंदी, फंडामेंटलिज़म और पता नहीं किस किस नामों के साथ जो था वो इसको जोड़ दिया गया था। और उस वक़्त उनके अपने मकासद थे, इसलिए उन्होंने इसको बढ़ चढ़ कर सपोर्ट किया। ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन्होंने माशी तौर पर भी बड़ी इमदाद दी, असला भी दिया। और स्टिंगर मिसाइल जो थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर जंग का पासा जो था वो पलट दिया था, बड़े अहमियत इख्तियार कर गए थे। उन्हीं दिनों में, यानी कि ये जो 1988 का अरसा मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कुछ वाक़ये से कुछ अरसे पहले जो था वो ओजड़ी कैंप में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। ये ओजड़ी कैंप जो है फैज़ाबाद रावलपिंडी में वहाँ पर वाक़या है। और उस ओजड़ी कैंप में बहुत सारे जो थे प्रोजेक्टाइल्स थे, मिसाइल्स थे जो फट गए थे और उन्होंने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर बहुत बड़ी तबाही मचाई थी। 100 से ज़ायद अफराद जो थे उस वाक़ये में अपनी जान से गए थे। मैंने अपनी आंखों से वो वाक़या देखा था और मैंने देखा कि किस तरह से प्रोजेक्टाइल जो थे वो लेफ़्ट राइट पर और हर तरफ इस्लामाबाद और रावलपिंडी के कोने में जाके गिरे थे। शाहिद खाकान अब्बासी के वालिद जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, शाहिद खाकान अब्बासी, उनके वालिद जो थे उनकी गाड़ी पर भी इस तरह का एक मिसाइल लगा था और वो अपनी जान से गए थे। जो 17 अगस्त 1988 का वाक़या है, ये C-130 तैयारा था। इसमें जनरल ज़ियाउल हक 31 अफराद के साथ भावलपुर गए थे। वहाँ पे एक टैंक जो था उसकी उन्होंने जो डिस्प्ले जो था वो देखना था। और इस टैंक के, ये अमेरिका का टैंक था और पाकिस्तान ये ख़रीदना चाह रहा था, इसका डेमो था। कहा यह जाता है कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक को उस वक़्त वहाँ पे
उनकी ज़रूरत नहीं थी। चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ ही काफ़ी थे, वो जाके देख लेते और उसको अप्रूव कर सकते थे, ना ही अमरीकी सफ़ीर और डिफेंस अटैची की ज़रूरत थी। एनी हाउ, बात जो आपको कहने की ये है कि क्योंकि ज़िया-उल हक जो थे वो एक डिक्टेटर थे, मिलिट्री डिक्टेटर थे, उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को वो गिरा कर इक़्तिदार में आए थे और फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हो गई थी। और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने अमेरिका को साफ इनकार कर दिया था कि वो पाकिस्तान का जो मिसाइल न्यूक्लियर प्रोग्राम है किसी सूरत उससे पीछे नहीं हटेंगे और उसको जारी रखेंगे। पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसकी ज़िम्मेदारी जो थी वो जनरल ज़िया-उल हक, क्योंकि वो सदर भी बन गए थे, तो लिहाजा उसकी सारी कस्टडी जो थी वो उनके हाथ में थी। बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान से 80 की दहाई के वस्त में पाकिस्तान से यहाँ से बाहर चली गई थी और फिर ज़िया-उल हक का जो हादसा पेश आया तैयारे को, जिसमें वो शहीद हो गए थे और 31 अफराद के साथ, और ये कहा जाता है कि मिसाइल को माफ़ कीजिएगा जो तैयारा था उसको नीचे से भी एक मिसाइल ने हिट किया और उसकी कॉकपिट के अंदर भी कोई जहरीली गैस जो थी वो छोड़ी गई थी, जिससे पायलट जो थे वो अपने होश में ना रहे और उसके बाद ये हादसा पेश आया। तो एनी हाउ, मकसद कहने का ये है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनरल ज़िया-उल हक बहुत बड़े सपोर्टर थे, बहुत बड़े दाई थे और उनका इस्लाम की तरफ भी बड़ा रुझान था। लिहाजा यकदम जो था उनको मंज़र आम से ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद फिर जब इंतखाबात हुए तो बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो वज़ीर-ए-आज़म बनी थी और वो आलम इस्लाम में पहली ख़ातून थी जो कि किसी भी इस्लामी मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म बनी थी। लिहाजा जो उस वक़्त मुझे मालूमात मिली थी और उस वक़्त जो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक मग़रिब और अमेरिका जो थे वो बेनज़ीर भुट्टो को इक़्तिदार में इसलिए लेकर आए थे कि उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पहले उसको फ्रीज़ किया जाए और फिर उसको रोल बैक किया जाए। लेकिन क्योंकि ज़िया-उल हक के बाद जो ग़ुलाम इसाक़ खान थे वो उस वक़्त सदर थे और वो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जो सारे मामलात थे वो उनके पास थे, तो लिहाजा इस तरह की जो ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हो सकी। और इसके बाद फिर CTBT का माहिदा जो था 95 में पाकिस्तान को इसमें डालने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान ने सलाहियत तो हासिल कर ली थी न्यूक्लियर बम बनाने की। अब पाकिस्तान को किसी भी तरह से न्यूक्लियर बम के टेस्ट से रोकना था, लेकिन ये मंसूबा भी नाकाम हो गया था। और ये वाक़या जो था ये इसलिए तारीख़ी एतबार से इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान में चल रही है और 4 महीने पहले जो रेजिम चेंज हुई थी, इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, ये पाकिस्तान के अंदर अपनी नौइयत के इस तरह के जो वाक़यात हैं इसकी नज़ीर जो है मैं एक ये जो C-130 का तैयारा था जिसमें जनरल ज़िया-उल हक और उनकी पूरी जो टीम थी जो अफ़गानिस्तान से सोवियत यूनियन के जो रूसी अफवाज जो थी उनको निकालने में उन्होंने बड़ी एक मिलिट्री स्ट्रेटजी जो थी वो की थी, वो सब के सब इस हादसे में शहीद हो गए थे। तो लिहाजा आज मैं आपके साथ ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ ये शेयर करना चाह रहा था। और उसकी तहकीकात नहीं हुई, ना ही उस हादसे के बारे में अमेरिका ने कोई दिलचस्पी ली थी और ना ही पाकिस्तान के अंदर उस हादसे की तहकीकात के हवाले से कोई दिलचस्पी ली गई थी। कहा यह जा रहा था कि शायद अमेरिका उस वक़्त की जो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी थी KGB और अफ़गानिस्तान की खाद और इंडिया की जो राह जो थी शायद वो मुलव्वस थे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि इस हादसे में भी CIA का कहीं ना कहीं रोल ज़रूर था, क्योंकि जिस तरह से ये मामला ठप कर दिया गया था तो वो भी एक रेजिम चेंज का एक हिस्सा था। तो जस्ट दोस्तों, मैं आज आपको इस हादसे के बारे से अपने व्यूज़ और अपनी मालूमात शेयर करना चाह रहा था। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि डे न्यूज़ मेरे प्रोग्राम में आप ख़बर भी मैं आपको दूंगा, उसके ऊपर कमेंट्री तबसरा भी होगा और उसके ऊपर तज्ज़िया एनालिसिस भी होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।